चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की पृष्ठभूमि, है ना, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल, इसका जो एक्ट है, इस पर अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं या इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। लेकिन संविधान की पृष्ठभूमि में क्या किया था मैंने, सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था आपका 1773, है ना, जहां पर ये क्यों हुआ था इसके बारे में मैंने आपको बताया था, 1773 एक्ट क्यों लाया गया था, है ना। तो अकाल के बारे में मैंने बताया और क्या घटना घटी थी बक्सर के युद्ध के कारण, ये सारी घटना। लेकिन इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं कीवर्ड आपको समझाता हूँ, है ना। तो कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कीवर्ड को याद रखें, है ना, ये हिस्ट्री हो गया, जैसे कभी भी आपको ये कीवर्ड याद रखना है तो इसको बोलना है रेगुलेट, ये सब कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। 1773 का कीवर्ड क्या रहेगा, रेगुलेट, है ना, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, रेगुलेट करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पीएम मैंने बताया था आपको, इस टाइम पे जो है ना पीएम कौन रहेगा, नहीं नहीं, पीएम ब्रिटेन का, ध्यान रखिएगा, है ना, पीएम की बात करेंगे तो इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि बंगाल भारत के लिए कोई पीएम सीएम नहीं है यहाँ पर अभी, है ना। अभी भारत जो है ना कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से अभी जीरो पे चला गया भारत, है ना, जीरो इतिहास इसका जन्म ले रहा है एक तरीके से, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस समय जो पीएम है लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी इस समय में, ठीक है। तो कभी कभी क्या है ना, दो चीजें पूछता है, याद रखिएगा कि जब भारत आजाद हो रहा था तब किसकी सरकार थी, और जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था तो किसकी सरकार थी, है ना। तो इस समय थी लॉर्ड नॉर्थ की सरकार है, याद रखिएगा, और उस समय थी लॉर्ड एटली की सरकार, याद रखिएगा, एटली, है ना। तो इस टाइप से दो सरकार को याद रखना है, आगे चलकर मैं अभी दो तीन सरकार और याद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ जो है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, है ना। इसी समय इसी ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, ये ध्यान रखिएगा, इसी ने तैयार करवाया था ये पूरा खाका, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इसने बोला कि हम रेगुलेट करेंगे भारत को या भारत की कंपनी को, हम नियंत्रित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, अब देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, तो वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया, गवर्नर जनरल बन गया है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, लेकिन अगर अच्छे से आसान से याद करना तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग बाईपास कर रहे हैं अभी, सिर्फ याद करने के लिए, है ना। और 1786 से पहले का भी एक घटना मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग भारत के एक्ट के बारे में बात करें, है ना, ये जो एक्ट है उसके बारे में बात करें, तो इसकी जो शुरुआत होती है, या इसको अगर हम लोग दो भाग में बांटने का प्रयास करें तो हमारे पास ना दो चीजें आती है। एक्ट को चलाने के लिए टाइमलाइन पर जो है ना, हम दो टाइमलाइन में इसको बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, जैसे अगर हम शुरुआत करें तो पहले हमारे पास कौन था, कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी का शासन। लेकिन बाद में क्या होता है, 1857 में क्रांति आ जाती है ना। क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन को एक मौका मिल जाता है कि यानी वहां की सरकार को मौका मिल जाता है कि कंपनी को कैसे ठीक करें, है ना, कैसे भगा दें यहाँ से, और पूरा सिस्टम हम अपने हाथ में ले लें। क्योंकि डायरेक्टली कभी भी ऐसा होता है, जैसे देखिए एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे एक भाई जो है ना बहुत मजबूत है, यानी कि अच्छा खासा काम करता है, लेकिन एक भाई जो है ना थोड़ा पैरालिसिस है, लेकिन प्रॉपर्टी है दोनों के पास बराबर बराबर, तो छीनना कैसे है, आप डायरेक्ट नहीं छीन सकते, दुनिया आपको फिर यहाँ पर क्या क्या बोलेगी या कैसी स्थिति आपके साथ होगा, कानूनी अधिकार उसके पास। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है ना, ये मतलब मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब आप परिवार के अंदर ऐसा चीजें गलत कह रहे हैं इसको, लेकिन ये समझिएगा कि ये अगर बड़े भाई के दिमाग में कुछ आ गया कि मैं इसकी प्रॉपर्टी को कैसे छीनूं, तो वो बस मौका ढूंढता रहेगा किस तरीके से मैं जो है, कोई मुझे मेरा दो चार लोग सपोर्ट करे कि भैया उसके प्रॉपर्टी को भी देख लो थोड़ा सा, है ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसका प्रॉपर्टी देख लो, अपने आप में कंट्रोल कर लो थोड़ा सा, ऐसा कुछ। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जस्ट यही वाला टाइम है ना, कि ब्रिटेन की सरकार क्या करना चाह रही है, वो चाह रही है कि कंपनी को जो है ना ठीक कर दे, लेकिन उसकी कमियां तो दिखाओ पहले, है ना, कमियां, क्योंकि ब्रिटिश संसद ना मजबूत है, याद रखिएगा, है ना, सरकार जैसी भी है, लेकिन ब्रिटिश संसद में जो भी बात होगी उसका असर भारत में पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, ये सभी चार्टर एक्ट आएंगे और ये सभी के सभी बहुत पूरा अधिकार पत्र के साथ आते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपनी का शासन चल रहा है, कंपनी के शासन को ही हम रेगुलेट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो एक्ट इसके अंतर्गत आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था एक्टिवन का एक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होती है, सरकार गिर जाती है ना। लॉर्ड नॉर्थ की जो सरकार थी, एक फॉक्स के साथ सरकार बनाई थी इसने, है ना, फॉक्स एक मतलब वो भी एक पार्टी है, ठीक है। तो उस दोनों के साथ जो है ना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, सरकार बनाया था। सरकार बहुमत के कारण क्या होता है, गिर जाता है, जैसे हमारे यहाँ गिर जाती है सरकार, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ की सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई, है ना, जिसे बोलते हैं विलियम पिट्स की सरकार। तो इसीलिए वो जब आया तो सबसे जवान पीएम आया ब्रिटेन में, है ना, और वो बोला कि मैं पहले जैसा तो नहीं करूंगा, मतलब मैं रेगुलेट नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। तो कंट्रोल करूंगा तो मैं क्या, मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि जो कंपनी कर रही है उसी तरीके से मेरा अधिकार होना चाहिए,
है ना, और यहां से पिट्स इंडिया एक्ट आता है और ये टाइमलाइन होता है आपका 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, ये पढ़ेंगे अभी आज हम लोग। उसके बाद जो है फिर पिट्स जब बोलता है कि मुझे ना यहाँ पर गवर्नर को पावरफुल बनाना है, क्योंकि ये जब व्यक्ति ढूंढ रहा है पावरफुल तो बोलेगा कि क्या, कि मुझे गवर्नर को पावरफुल लेकर आना है, किसी भी हालत में गवर्नर जो है पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इस समय सबसे बेस्ट इंसान इसको कौन दिखता है, कार्नावालिस। तो कार्नावालिस बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे गवर्नर के पास है क्या चीज, ना वो शक्ति है उसके पास, सदस्य लोग उसको खा जाते हैं, है ना, दुनिया भर की चीजें। बोला कि एक काम करो, अभी मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, लेकिन जब वो बोलता है कि मुझे दो चीजें चाहिए, पहला, जो क्राउन का जो सेनापति है ना, क्राउन के सैनिक का सेनापति, है ना, मतलब क्राउन मतलब राजा, इस समय जो ब्रिटेन का राजा है ना, ब्रिटेन का राजा मतलब 3 देश का राजा, है ना। तो ब्रिटिश शासन में वो जो राजा है उसका जो सेनापति, सेना का जो सेनापति है, अब दूसरे को मत बनाओ, मुझे बनाओ पहले, है ना। तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है मैं दिया तुमको, ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल को पावरफुल करो भाई, है ना। तो इस तरीके से जो है कार्नावालिस आ जाएगा और 1786 में आपका वो टाइम लाइन आता है ना। हाँ, तो ये भारत में आएगा, है ना, वहां से बनकर यहाँ आएगा, यहाँ पर जो भी चीजें बनेंगी वहां बनेगी, फिर यहाँ आएगी। यहाँ के लिए बना है, ठीक है, मतलब वो सेनापति होगा। जैसे देखिए भारत में जितने सेना होगी यहाँ पर, वो भी तो ब्रिटिश की सेनापति सेना कहलाएगी ना। मतलब आप भर्ती कहाँ हो रहे हैं, मतलब आपको जॉब मिल रही तो ब्रिटेन के सेना के तौर पर मिल रही है, ना कि भारत की सेना कहेंगे आप। भारत का कोई सेना नहीं है अब, है ना, अंग्रेजों ने खा लिया पूरा सेना, ठीक है। राजाओं की सेना के पास भी आपको पता होगा कि जब भी वो किसी अंग्रेज किसी जो कंपनी है, कंपनी जब भी किसी से संधि करेगी बोलेगी तुम सेना नहीं रखोगे। आज भी हम क्या करते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन को क्या बोलती है, यूक्रेन के पास सेना नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको लड़ने छोड़ेंगे, है ना। कोई भी देश किसी और देश को सेना रखने नहीं देती अगल बगल में, क्योंकि पता है आगे जाकर वही फिर बवाल कर देगी, है ना। तो इसलिए जो है भारत के जितने भी राजा थे बोले कि तुम हमारे अंग्रेजों की सेना रख लो, तुम हमारी सेना रखो और तुम अपना सेफ्टी मैनेज कर लो, लेकिन अपनी सेना मत रखना, है ना। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों की सेना यहाँ पर आती थी, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, अलग अलग टाइप से शामिल थे इसमें, ठीक है। तो होता क्या है कि कार्नावालिस को सेनापति बना दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि कार्नावालिस का टाइमलाइन जो है 93 में खत्म हो जाता है ना। कार्नावालिस का टाइमलाइन क्या है, 93 में खत्म हो जाता है। अब जब 93 में खत्म होता है तो यहाँ के जो मतलब पावरफुल लोग हैं, है ना, वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अब हम अपना अधिकार पत्र जारी करते हैं। यहाँ पर अधिकार पत्र क्यों जारी करते हैं, इसका कारण है कि कंपनी जो है ना अब पूरे कंट्रोल में किसके, ब्रिटेन के पूरे कंट्रोल में आ चुकी है। बिकॉज अब यहां से जो है ना, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पूरा कंट्रोल चालू हो जाता है ना। जब चालू हो गया तो ये पर यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि अब जो है ना सिर्फ कंट्रोल से बात नहीं चलेगी, अब हमको देखना पड़ेगा कि पैसा कहां से आ रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, वो सब चीजें, ठीक है। और यहीं पर वो टाइम आता है जब कंपनी का जो लीज होता है, कि मुझे आज्ञा पत्र लेकर जब मैं यहाँ आया था तो मुझे मिला था 15 साल का आज्ञा पत्र, ठीक है, तो वो खत्म हो गया। अब खत्म होता है तो उसे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 1970 19 माफ कीजिएगा 1793 में, है ना, ये है इस टाइमलाइन का पहला, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसको हम चार्टर एक्ट के तौर पर जानते हैं। चार्टर एक्ट का मतलब होता है आज्ञा पत्र, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये पूरा कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है, मतलब पूरा कंट्रोल, मतलब मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, जाओ 20 साल और नौकरी करना, ऐसा वाला, ठीक है। तो यहां पर कंपनी को 93 से शुरुआत की जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है क्या होता है, अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। समझ में नहीं आएगा पूछिएगा जरूर, है ना। आपका दिमाग कितना भी छोटा हो, ये आराम से जाएगा, चिंता मत करिए, है ना। मतलब आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई का एक ही रास्ता है और वो एक ही रास्ता यही है कि आपको समझते हुए चलना है चीजों को। मैं आपको पिक्चराइजेशन कर रहा हूं, मतलब आप पिक्चर्स को लेकर चलिए ताकि माइंडसेट आपका बने। और उस टाइम देखिए, अगर इन कहानियों को याद करना है तो उस समय के कंडीशंस को याद रखना है, ठीक है। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया 73, अभी मैं डिटेल करूंगा। वैसे 81 वाला कंडीशन आपको याद हो गया है, फिट्स इंडिया एक्ट कैसे आया वो बताया मैंने अभी आपको। 86 में कार्नावालिस को कैसे लगा, है ना। उसके बाद 93 का चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट याद रखिएगा, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी को 20 साल के लिए आज्ञा पत्र मिल गया फिर से अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, है ना। कंपनी जो है अब यहाँ से फिर से मोनोपोली चल रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। मोनोपोली क्यों दिया गया आपको बताता हूँ। मोनोपोली का मतलब होता है कि वहां पर जो ब्रिटेन से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, इसके अलावा दूसरी कंपनियां भारत में व्यापार नहीं करेगी। यानी ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, लेकिन सोचिए इसके पास इतना पावर था, क्यों पावर था इतना, फिट्स ने दे दिया इसको। बोला कि मेरे सब आदमी है इसके अंदर अब, तो अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पर जो कंपनी कमाए और सब कुछ जो हो वो मेरे पास भी उसका अंश मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है ये कार्नावालिस के बाद 93 में जो है चार्टर एक्ट पहला जारी कर दिया गया। और इस चार्टर एक्ट को क्यों जारी किया गया था, ये एक तरीके से कंट्रोलिंग सिस्टम पे लाने के लिए, ठीक है। अब कंट्रोल हो रहा है, तो कंट्रोल हो रहा है तो वो हमेशा 20-20 सालों में कंट्रोलिंग को चलाते हुए चेक करते रहेंगे। जैसे आप बिछाते हैं ना, तो पाइप बिछाने के बाद आप एक सर्वे भी लगाते हैं कि पाइप ठीक तो है, पाइप में कोई लीकेज तो नहीं है ना। तो ये लीकेज चेक करेंगे आप, ठीक है। याद रखिएगा 30 का
20 साल बाद दूसरा चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 20 साल याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप याद रखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 4 चार्टर एक्ट लगातार याद रखिएगा। क्लियर हुआ बात यहां तक, ठीक है। अब होता क्या है कि 53 के बाद जो है ना खेल थोड़ी गंभीर हो जाती है ना। अब ये वो टाइम आ चुका है जहां पर कंपनी को किक करने वाली बात है। बस मौका ढूंढना है और कंपनी को किसी तरीके से लात मारकर भारत से बाहर निकाल देना है ना। ये वो टाइम था जहां पर कंपनी को ऐसा आप कह सकते हैं कंपनी व्यापार करने आई थी, है ना। प्रशासन करना चालू कर दिया उसने, है ना। तो ब्रिटेन को ये बात लगने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बड़े क्षेत्र में कंपनी जैसा जो है एक सिस्टम जो है जो कि शेयर होल्डर है। याद रखिए कंपनी कैसे चल रही है, शेयर होल्डर से चल रही है ना। कंपनी यहाँ चल रही है और शेयर होल्डर ब्रिटेन में बैठे हैं। वो पावरफुल है ना। अब वो जो है सीओडी के अंदर मैंने बताया था सीओडी बना हुआ है ना। तो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो कहाँ है, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। यहाँ नहीं बैठते, वो वहां बैठते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। वहीं से कंट्रोल करते हैं इसको यहाँ से। तो अब पीट्स इंडिया एक्ट ने जो है क्या कर दिया, सीओडी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जो है एक और नया चीज बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है ना। अभी बीओसी भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो याद रखिएगा 2 प्रकार के सिस्टम डेवलप हो गए इसके अंदर और धीरे धीरे जो है इसको धीरे धीरे प्रशासन की तरफ ढकेल दिया और व्यापार को कमजोर कर दिया इसका, ठीक है। तो कंपनी व्यापार कर रही है ठीक ठाक लेकिन अब कमजोर है। लेकिन जैसे 1853 का टाइम आता है, अब होता क्या है, यहाँ पर 2 घटना मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, अभी यही पर डिटेल करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 53 के बाद जो है ना कंपनी को अब धीरे धीरे जो है भारत से भगाने या फिर ऐसा कर सकते हैं कि व्यापार से सीधे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब जब ऐसा होता है और उसमें उनको एक मौका मिल जाता है, और मौका क्या है, वो मौका है 1857 की क्रांति। यानी उस सभी जो पूरा ठिकरा था ना वो कंपनी के ऊपर फोड़ दिया गया कि कंपनी की पॉलिसी के कारण जो है कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में या भारत में बगावत हुआ, और बगावत के कारण जो है अब हम भारत के सम्राज्ञी को, है ना, यानी भारत को जो है या भारत का प्रशासन सम्राज्ञी के हाथों में या क्राउन के हाथों में दे देते हैं, है ना। और इस तरीके से एक एक्ट लाया गया 1858 का एक्ट। ये अलग है, इसको अलग से लिख रहा हूं मैं, ये अलग है, ठीक है। और ये एक्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ट्रांजिट एक्ट है। ट्रांजिट एक्ट किसको बोलते हैं, जहां से जो है ना कंपनी का पूरा सिस्टम खत्म और यहां से स्टार्ट हो जाता है कौन, अब सारा क्राउन स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब अब शासन कौन कर रहा है सीधे, अब सीधे क्राउन के हाथ में शासन है ना। सीधे वहां का जो सम्राज्ञी होगा, सम्राज्ञी एक क्राउन मतलब जो है ना ये एक तरीके का, मतलब आप कह सकते हैं कि महिला, हाँ, वहाँ राजा भी होते हैं और रानी भी होते हैं, है ना। तो क्राउन का पावर जो है किसी के हाथ में भी रहता है, तो याद रखिएगा इसलिए हम बोलते हैं क्राउन का पावर, है ना, सम्राज्ञी या राजा, है ना। तो याद रखिएगा 58 में जो है एक्ट लाकर जो है सम्राज्ञी को पावर दे दिया गया और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका शासन, है ना। और शासन किसका, पीएम का, यानी कि वहां से क्राउन का शासन, ठीक है। अब ये वाला टाइमलाइन आया और उसके बाद जितने भी शासन प्रणाली आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा सम्राज्ञी का शासन, और यहां पर 1861 का एक्ट आता है, ठीक है। 1861 का एक्ट याद रखिएगा, जहां पर आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ इसी एक्ट के तहत जो है मध्य प्रांत का हिस्सा बना था, है ना। तो ये वही एक्ट है याद रखिए 1861, जिससे पावर आया और भारत को जो है छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था यहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ जब ये बांटा गया हाँ हाँ 62 में, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक बात और याद रखना है कि जब यहां से जब इसकी शुरुआत होती है ना, हालांकि हम इसको 2 नामों से जानते हैं, एक राजलेख भी बोलते हैं इसको, ये पूरा राजलेख के तौर पर जाना जाएगा, है ना, राजलेख, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अधिकार पत्र बन गया अभी, है ना। तो ये इस तरीके से जो है 1861 में ये कहानी शुरू होती है और उसके बाद जो है 2-3 कहानियां छोटी छोटी चलती है। इसमें बहुत छोटा छोटा स्टेटमेंट आएगा, छोटे छोटे काम होंगे, वहां से जो है पार्लियामेंट बना बनाकर भारत के लिए जो है कोई ना कोई नियम कानून भेजता रहेगा, ठीक है। और उसके तहत जो है 1873, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन चूंकि कॉपी में लिखते जा रहे हैं तो एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है 1873 के बारे में, है ना। उसके बाद जो है 1873 के बाद 1876 का एक शाही उपाधि नियम आया था, याद रखिएगा 1876। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पीएससी में जस्ट पूछा गया, आप पीएससी को उठा के देख लीजिएगा, और आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राज्ञी को शाही उपाधि कब दी गई थी, मतलब ब्रिटेन की महारानी को, है ना, सम्राज्ञी कब बनाया गया। यहाँ सम्राज्ञी के हाथ में शासन है, मतलब यहाँ का शासन सम्राज्ञी के हाथ में है, बट ये भारत की सम्राज्ञी कब बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा 1876 में। और यकीन ना हो तो पीएससी का पिछले साल पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। और अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं, वो सब टिक मारते हैं इसको, है ना। क्यों मारेंगे इसको, क्योंकि हाँ वही पढ़े हैं वो लोग, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद गूगल में सर्च हुआ है एक ही दिन में, ये क्वेश्चन आने के बाद उस दिन गूगल का सर्च का एक क्वेश्चन था ये,
कि ब्रिटेन की महारानी को सम्राज्ञी की उपाधि कब दी गई, है ना? आपको आंसर मिलेगा ये। तो ये घटना घटी थी उस एग्जाम के बाद, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है जब आपका क्वेश्चंस और लोग पढ़ते कुछ अनोखे टाइप के हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, भारत का सम्राज्ञी अभी तक कोई नहीं था, भारत का शासन वहां से चल रहा है। ये कुछ ऐसा समझिएगा कि हाँ, ये आप ऐसा कह लीजिए कि 3 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी पर आपका शासन है डायरेक्टली, है ना? मतलब आप जो है डायरेक्टली शासन करते हैं। ठीक है, एक जो है ना, इसको देखरेख के लिए आपने किसी को रखा है, तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी देखरेख में है, वो देखरेख किसी और की इस पर चल रही है। लेकिन जब आप इस पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ला देंगे कि भारत का अब प्रशासन सम्राज्ञी के हाथ में रहेगा, प्रॉपर तरीके से सम्राज्ञी। अब आप सम्राज्ञी बोलेंगे मतलब यहाँ का जो है ना, अब एलिजाबेथ या विक्टोरिया जो है क्वीन बनकर निकल कर आ रही है, एकदम डायरेक्टली क्वीन रहेगी। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अब यहाँ से ये सम्राज्ञी बन चुकी है, हमारे यहाँ की सम्राज्ञी, यानी भारत की सम्राज्ञी। ठीक है, भारत की सम्राज्ञी बोलेंगे, इससे पहले भारत की सम्राज्ञी कोई नहीं था। ठीक है, हाँ, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, याद रखिएगा बस वो तरीके। हाँ, ये क्वींस क्वींस के बारे में पूछा सकता है। ठीक है, तो ये तब जब 1876 का शाही उपाधि अधिनियम बोलते हैं इसको, क्योंकि यही शाही उपाधि जो है राजा का उपाधि होता है ना? जब आप किसी को चुनते हैं, दिल्ली दरबार सुना है आप लोगों ने? तो दिल्ली दरबार जो है ना 3 बार लगती है ना? उस दिल्ली दरबार में 1911 का अंतिम दरबार था वो। ठीक है, तो 1876 के आसपास जो है ना, ये दरबार में जब यहाँ पर रानी नहीं आई हुई थी, याद रखिएगा, है ना? उसके अपने गवर्नर को यहाँ पर भेज दिया था उसने। जब गवर्नर को भेजा तो गवर्नर ने उसकी चिट्ठी पढ़ी थी, है ना? तो ये है रानी की चिट्ठी, है ना? भारत के नाम एक आपको पब्लिकेशन भी मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो 1876 के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम का मतलब है कि अब भारत के लिए जो एक काउंसिल बनाया गया है ना? देखिए यहां पर 2 काउंसिल होंगे, एक काउंसिल जो कि गवर्नर जनरल का काउंसिल होगा, और दूसरा काउंसिल होगा जो केंद्रीय काउंसिल से सेंट्रल काउंसिल कहेंगे। ठीक है, सेंट्रल जो काउंसिल होता है वो बनकर क्या निकलेगा, वही बनेगा आगे चलकर आपका संसद। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वही सेंट्रल काउंसिल जो है डेली डेली डेवलप होते होते भारत का संसद बन जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, और जो जनरल जो जीजी है ना, गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, उसका काउंसिल धीरे धीरे क्या बनेगा, तो प्रधानमंत्री वाला रूप बनेगा, अंतरिम सरकार, है ना? नेहरू जी और बाकी जो है उनके बारे में। तो इस तरीके से 2 काउंसिल डेवलप होता है हमारे यहाँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें। तो 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम। अब उसके बाद आता है आपका सुधार की बात, 1909, 1919 और सबसे महत्वपूर्ण 1935। इसके बाद जो है सीधे से हम आजादी की तरफ चलते हैं, है ना? 1919 के बाद जो 1947 का स्वशासन अधिनियम जो है लाया गया था। ये तो आपको पता होगा, मार्लियामेंटो सुधार है, ये चेम्सफोर्ड सुधार है ना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसको, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 47 के आसपास जो है ना, हमारे यहाँ सीधे बर्कनहेड साइमन कमीशन आया, फिर बर्कनहेड की सरकार आई। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है हमको भारत को आजादी करने के लिए जो है अंतरिम सरकार बनाने की बात की गई। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो है आपको इस तरीके से याद रखना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर 2 पार्ली हमने बांट दिया है। आपको क्या करना है, बस एक बार सीक्वेंस को समझना है, कंडीशन को समझना है, और हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पुराना टॉपिक है ना, 1886 हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं आपको चूंकि एक टॉपिक छोड़ रहा था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसे बोलेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के पास। तो देखिएगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था 73 में। उसके बाद 1781 लेकर आए हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा सरकार जब गिर जाती है ना, क्योंकि भारत एक उपनिवेशिक क्षेत्र था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उस उपनिवेश के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब कंपनियां भारत में शासन करने या भारत में जो है ना, व्यापार करने पहुंची थी, तो उसके साथ साथ जो है वो शासन की भी कुछ दिशा निर्देशों को देखना या उसको एक्सप्लोर करना चालू कर चुकी थी। ठीक है, और इससे पहले आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो है प्रशासन किस तरीके से पीएम के हाथ में जा चुका है। ठीक है, रेगुलेट कर रहा है वो। यहाँ पर जब पिट्स, विलियम पिट्स नाम है, याद रखिएगा, इस समय के पीएम का नाम क्या है, विलियम पिट्स। ठीक है, इसने देखा कि मुझे कंपनी के साथ कैसे रहना चाहिए, अब मुझे जो है कंपनी के साथ कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो पिट्स ने बोला कि मैं जो है अब रेगुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कान पकड़ के खींचूंगा भी और दौड़ाऊंगा भी, है ना, कंट्रोल करूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में इसने जो है पिट्स ने कुछ फॉर्मूला टैप किया, है ना, मतलब यहां पर कुछ चीजें चालू कर दी और ऐसा बोला कि अब मैं कुछ नया चीज यहां पर डेवलप करूंगा। और इसमें 3 चीजें याद रखिएगा, यहां पर क्या क्या चीजें की गई थी। पहला,
सीओडी और बीओसी, दो चीजें डेवलप की गई है ना। सीओडी तो पहले से था, याद रखिएगा। सीओडी क्या है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली क्या होते थे, जो अब इंपॉर्टेंस देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये इसको ध्यान रखिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो मेंबर है जो कंपनी के शेयर होल्डर है और ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां से कंपनी के साथ जो है तामझाम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब उसने एक ऑप्शन बना दिया कि एक काम करो, मुझे एक कंट्रोलर चाहिए, है ना, तो इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखिएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसी चीजों को जो है चालू किया, या फिर एक नया चीज यहां पर लाया गया जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में जितने बार भी क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। इससे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि इसने क्या क्या किया है, तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है ना द्वैत शासन स्टार्ट किया, है ना। द्वैत शासन किस प्रकार का, ये आपको दिख रहा है, सीओडी और बीओसी का, तो इसे बोलेंगे, ठीक है, द्वैत शासन। द्वैत शासन प्रणाली ये होती है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एक कंपनी में आपके दो प्रकार से उसके प्रशासन को चलाया जा सके, यानी दो प्रकार से जो है चीजों को चलाया जा सके, ठीक है। तो सीओडी क्या करता था, व्यापार का काम करेगा, और बीओसी क्या करेगा, प्रशासन का काम करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अब क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा कि यहां से जो है ना कर्मचारी की नियुक्ति यहीं से होगी इसके अंदर, है ना, जनरल, सब कुछ अब यहां से होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है यहां पर यह बात तय कर दी कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, तो कर्मचारियों की नियुक्ति, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, है ना। दूसरा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, यानी ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा, इसलिए तो कार्नावालिस को फिर वो अप्रोच करेगा, है ना। कार्नावालिस को जब इसके बाद यहां पर कार्नावालिस को लाया जाता है, इसी के अप्रोच से लाया जाता है गवर्नर जनरल, क्या रखिएगा, जी जी, है ना। अभी शॉर्टकट में लिखेंगे, अभी हम लोग उसको जी जी बोलेंगे हमेशा। अब देखिएगा इसके अलावा जो है और क्या किया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है जब उसने देखा कि गवर्नर जनरल अब हमारा होगा, तो इससे पहले आपने पढ़ा कि गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो कम थी, है ना, तो पावर बढ़ाएंगे, यहीं से पावर बढ़ाना चालू करेंगे। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या किया, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उसमें पहले सदस्य की संख्या कितनी थी, चार, है ना, सदस्य चार, एक प्लस पांच, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सदस्य की संख्या को तीन कर दिया गया। अब आप सोचेंगे इससे पावर बढ़ा की घटा, एक हटा दिए, तो पावर बढ़ा की घटा, बढ़ेगा ना, हाँ, अभी उसी की बात करें ना, ठीक है। तो जीजी का पावर बढ़ गया। जीजी का पावर कैसे बढ़ गया, देखिए आपके विपक्ष में मान लीजिए अभी तक कैसा होता था, सिनारियो कितना बनता, देखिए अगर मान लीजिए चार सदस्य हैं, प्लस वन का सिस्टम चल रहा है, बहुमत से सब कुछ होगा, तो जब भी ऐसा होगा तो तीन लोग जो है ना एक तरफ जाकर के इसकी बात को काट सकते हैं। अभी क्या होगा, अभी सिनारियो क्या बनेगा, तो अभी भी सिनारियो ऐसा बन सकता है कि 3+1 हो सकता है, अभी भी ऐसा सिनारियो हो सकता है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर एक भी व्यक्ति साथ ले लेता है ये, है ना, तो टाई अप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और कर दिया इसने कि गवर्नर जनरल के पास दो बोर्ड दे दिए। कास्टिंग बोर्ड समझते हैं हम लोग क्या होता है, कास्टिंग बोर्ड वो होता है जहां पर अगर मुझे लगता है ना कि दो लोग बराबर बराबर चल रहे हैं, यानी 2+2 चल रहा है, उधर दो लोग बोलते हैं नहीं करना है हमको आक्रमण, इधर दो लोग बोलते हैं करना है आक्रमण, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को कास्टिंग बोर्ड का सिस्टम दे दिया। कास्टिंग बोर्ड का मतलब है कि वो इसके ऊपर भी एक वोट और दे देगा, है ना, निर्णायक बोर्ड जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो निर्णायक बोर्ड अलग रहेगा, जब वो जीत रहा है तो कोई वोट नहीं डालेगा, बोलेगा ठीक है हम तो जीत ही रहे हैं, कोई वोट एक्स्ट्रा क्यों डाले। लेकिन जब बराबर है या उसका मन ज्यादा करेगा कि मुझे ही जिताना है, तो अपने संपर्क में एक वोट और डाल करके जो है वो ऐसा कर सकता है। तो उसे एक एक्स्ट्रा वोट देने का यहाँ पर जो है ना कास्टिंग वोट इसे कहा जाता है, या फिर निर्णायक मत, है ना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप याद रख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा ये काउंसिल के अंदर हुआ था ऐसा। पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है, या पिट्स ने जो है इस प्रकार से अपना गवर्नर को इस तरीके से बनाया। तो पिट्स ने जो है कंपनी को इस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया जहां पर ये सारी बातें लाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको इतना ही याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, अच्छा, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था कब तक चलेगा, या ये इसका द्वैत शासन प्रणाली जो बनाया है सीओडी और बीओसी, ये 58 तक चलेगा। 58 तक जैसे तैसे चलता है, और 58 में जब कंपनी को जब बंद ही कर दिया जाता है या कंपनी का व्यापार सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, तो उन दोनों क्या करेंगे, तो द्वैत शासन खत्म हो जाता है, याद रखिएगा 58 में। तो पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में स्टार्ट द्वैत शासन प्रणाली को कब लास्ट में बंद किया गया था, तो याद रखिएगा 58 में बंद किया गया है। हाँ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये देखिए यहां पर,
ठीक है, तो यहां से लेकर जो है पिट्स इंडेक्स यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाकर ये बंद होता है। ठीक है, इसलिए उसका अलग रखा गया है क्योंकि ये कंपनी के बारे में जो है ना उसका अंतिम समय है, इसलिए जो है हम उसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, कंपनी को कहा जाता है कि यहाँ पर कंपनी जो है ना मुर्दा है और बस हम क्या काम कर रहे हैं उसको दफनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर है 58, क्योंकि हमने वहां पर इतना मारा है उसको ना कि वो मुर्दा हो चुका है। कंपनी यहाँ से मुर्दा हो जाता है और मुर्दा के बाद जो है यहाँ पर सिर्फ दफनाते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन याद रखिएगा कंपनी के साथ। क्लियर यहाँ तक? तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, आपने पढ़ा 81 का एक्ट, आपने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट और आपने पढ़ा है कार्नावालिस के लिए। देखिए वो जो 86 है ना वो बस कोई एक्ट वैक्ट नहीं है, एक्चुअल में कार्नावालिस को जो है ना पॉलिश कर रहे थे इसमें, है ना, यहाँ किसी तरीके से आ जाए तो उसको दो चीज दे दिया गया यहाँ पर, तो वो एक्ट में लिख कर देना पड़ता है, तो दे दिया आपको, एक्ट आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये एक्ट आपको याद हो गया होगा। क्लियर हुआ है? कोई क्वेश्चन? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट, है ना, इसको आज्ञा पत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे आज्ञा पत्र के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, या पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर 93 के समय क्या हुआ था, 93 का जो समय था, इस समय कंपनी का जो लीज था वो खत्म हो रहा है। लीज का मतलब आप ये कह सकते हैं कंपनी का जो है आज्ञा पत्र का जो डेडलाइन था वो खत्म हो रहा था, क्योंकि कंपनी जो है अब यहाँ पर अपने अंतिम दौर पर थी, है ना। लाइसेंस के बिना व्यापार नहीं हो सकता, याद रखिएगा, है ना, उस समय से ही चल रहा था व्यापार। तो व्यापार चलाने के लिए जो है ना वो लगातार अपने लाइसेंस को क्या करते थे, बढ़ाते थे, टाइमलाइन बढ़ाते थे उसका। ठीक है, तो 93 से पहले जो है 93 जब लाया गया था उसके सिर्फ 93 एक ही चीज के लिए लाया गया है, याद रखिएगा, आपके दिमाग में ये बात बनी रहनी चाहिए कि कंपनी के लिए क्या है, उसके टाइमलाइन को बढ़ाने का आज्ञा पत्र है। ठीक है, तो कंपनी के व्यापार संबंधी या व्यापार संबंधी समय को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, तो 20 साल के लिए यहां पर बढ़ा दिया गया, मतलब आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि जब बात आती है चार्टर एक्ट की और इस समय क्या हो रहा था, तो कॉन्सेप्ट यही था कि इसको सिर्फ लाया ही इसी गया है, याद रखिएगा, ये चार्टर एक्ट इसलिए आज्ञा पत्र लाया गया है कि कंपनी को किस तरीके से हम और टाइम देंगे, अच्छे से वो काम करेगा और पैसा आएगा। ठीक है, तो दूसरी बात की पैसा तो आएगा, जब बोल रहे तो पैसा जा भी रहा है, जा रहा है कहां पर, तो आपको पता होगा कि ऊपर कौन बैठा है, सीओडी और बीओसी बैठे हुए हैं, उनकी सैलरी कहां से जाती थी, तो उनकी सैलरी जाती थी, ब्रिटेन सरकार दे रही है उसको, तो बोलते थे कि वो जब कंपनी के लिए काम करे तो ब्रिटेन सरकार क्यों देगी उसको पैसा, है ना। तो नियंत्रक मंडल जो था यानी बीओसी, नियंत्रक मंडल का वेतन कहां से देना चालू किया गया, भारत के राजस्व से, यानी यहां के पैसे से अब उनको सैलरी मिलेगी। उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे, भारत में पढ़ेंगे या फिर कहीं भी पढ़ेंगे, वो भारत में नहीं पढ़ते थे वैसे, भारत में पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, है ना, तो ब्रिटेन में पढ़ेंगे, वो भले यहाँ रहेंगे कहीं भी रहेंगे, अब कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलेगा, भारत के राजस्व से, और पैसा मिलता रहेगा। और याद रखिएगा वो लोग जब अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो पेंशन भी यहाँ से मिलता रहेगा और लाइफ टाइम मिलता रहेगा, है ना। जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके पत्नी को मिलेगा, है ना। तो इस तरह के सिस्टम हो गया था कि भारत से जो है लगातार पैसा उधर जा रहा था, याद रखिएगा। और इसी एक्ट के तहत जो ये पैसा सिस्टम सेट किया गया था, है ना, कि भारत के राजस्व से नियंत्रक मंडल को वेतन देना चालू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, तब 93 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो दो ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक व्यापार संबंधी समय बढ़ा दिया गया और दूसरा नियंत्रक मंडल। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, नियंत्रक मंडल मतलब बीओसी। ठीक है, तो बीओसी को जो है यानी वहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं उन सबको जो है सैलरी कहां से जाएगी, भारत के राजस्व से जाएगी, यहां से राजस्व से सैलरी बनने लगी। ठीक है, तो पहला चीज आपको याद हो गया होगा 93 का एक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद जो है 20 साल के अंदर जो है ना दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1813 का। ठीक है, अब ये जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इस समय क्या होता है, इस समय को समझने का प्रयास कीजिएगा, समय क्या स्थिति में है। इस समय जो है ना फ्रांस में या यूरोप में क्या होता था, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। हाँ, इसका खतरनाक आतंक था और इसने एक फरमान जारी किया था, और फरमान ये था कि अगर कोई भी ब्रिटेन से व्यापार करेगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा सीधे से। ठीक है,
तो इसके साथ जो है ना, अब ब्रिटेन की दिक्कतें हो गई कि ब्रिटेन की कंपनियां जो है ना, ये व्यापार नहीं कर सकती थी, यूरोप के किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं हो सकता था इनका। ठीक है, अब जब व्यापार नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो फिर सरकार जो थी इस समय, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसके पास सारी कंपनियां उठकर पहुंची और कंपनियों ने बोला कि साहब देख लो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका, हमारा जो उपनिवेशक राज्य उधर बना हुआ है, वहां हम भी जा सकते हैं, हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसकी मोनोपोली को खत्म करने का बात किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इसके पास मोनोपोली अभी, है ना। तो इसके मोनोपोली को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आज्ञा पत्र को कंट्रोल करेंगे उसका। तो उसके लिए मुझे कुछ लिख कर डालना पड़ेगा कि कंपनी के लिए, कि मुझे उसका जो एकाधिकार है वो समाप्त किया जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटेन के सरकार ने क्या किया इस टाइम पर, सबसे पहला किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया बाकी कंपनियों के लिए, है ना। टाइमलाइन को याद रखिएगा, इस समय ऐसा हुआ तो तभी ये याद रहेगा, वरना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, एकाधिकार किस एक्ट के तहत खत्म किया गया था, या फिर पूछा जाएगा कि चाइना के साथ, है ना, और चाय, भारत के साथ चाय का व्यापार कब तक चालू था इसका, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब एकाधिकार खत्म हुआ तो इसको बोलेगा ना कि कुछ तो स्पेशल दो इसको। तो ये क्या करते थे इस समय जो है ना, चाइना में अफीम की खेती होती थी, तो अफीम का व्यापार करते थे ये। ठीक है, और भारत में चाय की खेती होती थी, तो सिंगल चाय की व्यापार। तो आपको क्या है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चीज दे दिया गया, बोला कि तुम एक काम करो, चीन के साथ व्यापार करो, है ना, भारत को छोड़ो और चीन के साथ व्यापार करो। तो चीन के साथ क्या व्यापार करेंगे, तो बोले सबसे महंगा क्या है, अफीम, अफीम का व्यापार करेंगे, है ना, सबको भांग अफीम खिलाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा बोला कि भारत के लिए कुछ तो दीजिए मेरे को, तो बोला कि ठीक है, काम करो, आप चाय में मोनोपोली रख लो। ठीक है, तो भारत का चाय मोनोपोली रहेगा इसके पास, और दूसरा चीन का व्यापार रहेगा इसके पास, याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब एकाधिकार खत्म हो चुका है, सिर्फ चीन के साथ ये व्यापार करेगा, है ना, इसको जो करना करे, और दूसरा भारत के साथ सिर्फ केवल एक ही एकाधिकार में रखेगा, वो रहेगा चाय का। ठीक है, एकाधिकार में एक रहेगा, लेकिन व्यापार तो सब कर सकता है, लेकिन उसके टक्कर में कोई दूसरा आ सकता है अब। ठीक है, मतलब एक सड़क थी, इसमें समझिएगा, एक सड़क थी, पहले एक ही गाड़ी चलती थी इसमें, है ना, पहले एक ही गाड़ी चलती थी और इसका एकाधिकार था। फिर बोला कि तुम्हारे साथ अब 10 गाड़ी भी एक साथ चलेगी, अब तुमको जितना भी बैठाना है, जिसको बैठाना बैठाओ, ये नहीं बैठाना मत बैठाओ। ठीक है, तुमको अगर चलना है तो इस सड़क में तुमको मोनोपोली दे देंगे, बाकी इस सड़क में तो सब लोग चलेंगे। आई बात समझ में। तो भारत के साथ जो है ना, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ अफीम का व्यापार, इसका एक अधिकार था, कोई और नहीं करेगा इसको, चाइना के साथ व्यापार नहीं करेगा। बाकी सब व्यापार जो है, अब बाकी कंपनियां जो उधर से उठ के आ रही, सभी का डर किसके लिए था, नेपोलियन के लिए था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बातें क्लियर हुई थोड़ी सी। तो 1813 जो है ये चार्टर एक्ट आया, ध्यान देते जाइएगा, 53, 93, फिर उसके बाद 13 का 20 साल बाद। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है, याद रखिएगा, जब 13 का चार्टर एक्ट आया, है ना, तो बोले कि और इसके साथ मुझे क्या चाहिए, है ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस टाइमलाइन पर जो है ना, क्योंकि भारतीय जो थे अब नए नए व्यापारों को देख रहे हैं, मतलब भारत के पास जो है बहुत सारे व्यापार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भीड़ भी बढ़ेगी, ब्रिटेन का भीड़ बढ़ेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ शिक्षा तो लड्डू है अभी, है ना, उस टाइम पे शिक्षा की स्थिति क्या थी, तो हमारा वैदिक मंत्र चलता था, वैदिक सिस्टम चलता था। ठीक है, तो उस टाइम लाइन पर क्या किया गया कि एक काम करते हैं, इनके साहित्य और चीजों को जो है ना बढ़ावा देते हैं, और हम एक काम करते हैं इसमें कि प्रतिवर्ष जो है ना 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, ठीक है, मतलब हर साल जो है आपके शिक्षा और साहित्य में खर्च करने की बात कर दी इसमें। बोला कि 1 लाख रुपए जो है हर साल देंगे आपको, किस चीज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए और साहित्य के लिए। अच्छा, काम क्या था इसका, क्या कारण था कि आपको, तो देखिए, अंग्रेज जब यहाँ पर आएंगे तो कंपनी बहुत सारी आ चुकी है अब यहाँ पर, है ना, भारत में बहुत सारी ब्रिटेन की कंपनी आ रही है। तो जब कंपनी आ रही है तो क्या बात हो रही है, वहां पर तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी चाहिए, पानी पिलाने वाला तो कोई चाहिए, वो अपने से पानी नहीं पीते थे, है ना, और पानी पिलाने वाला अंग्रेज वहां से आके इनको पानी पिलाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां जाऊं और इसको, इस अंग्रेज को पानी पिलाऊं। वो लोग खुद बराबरी का चलता है सब कुछ। ठीक है, तो बोले कि किसी ना किसी को तो कम, मैं बोलूंगा कि मुझे पानी चाहिए तो वो इंग्लिश में समझ पाए, तो इसके लिए मुझे शिक्षा चाहिए कि यहाँ के लोगों को किसी न तरीके से मुझे चतुर्थ वर्ग बना ही के छोड़ना है ना। तो उनके लिए बोला कि एक काम करते हैं, इनको पढ़ाते हैं थोड़ा सा, और कौन सी पढ़ाई कराएंगे, तो हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे इनको, है ना, इनका तरीका हमारे तरीके से होना चाहिए। तो बोला कि पहले थोड़ा खर्चा कर लें इनके लिए, तो उनको शिक्षित करने या भारतीय को शिक्षित करने के लिए जो है, और किस लेवल तक, अधिकारी नहीं बनाना है आपको, कर्मचारी बनाना है, ताकि आप समझ पाए मेरी बातों को और मेरे लिए जो है काम कर सकें। ठीक है, और आपने देखा होगा इसी प्रकार से जो है, देखिए सेना में ना बहुत सारे अनपढ़ थे, है ना, क्योंकि सेना तो एक दूसरे को देखकर लड़ जाते थे, बोले चलो आक्रमण तो दौड़ पड़े, लेकिन जब ऑफिस में काम करना हो या किसी प्रकार के शेड्यूल में काम करना हो तो आपको चाहिए शिक्षा, और वहां पर जो है आपने 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कर दी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1813 में इसकी स्टार्ट की गई। ठीक है, भारतीयों पर। साथ ही साथ जो है साहित्य का पुनरुत्थान करने का प्रयास किया गया कि हमारे जो साहित्य है उनको कन्वर्ट करना, है ना, ट्रांसलेट करना और अपने पास लेके भागना।
वो लेके भागते थे हमारे साहित्यों को, ठीक है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण साहित्य जो है ये यहाँ से कन्वर्ट हो गए या ट्रांसलेट होकर अलग अलग भाषाओं में पूरे यूरोप में फैल गए थे। और यही कारण है कि चिकित्सा का क्षेत्र है ना, सुश्रुत का चिकित्सा, ऑपरेशन थ्योरी, ये सब चीज जो है यूरोप में पाया गया उसके बाद से, है ना, सारी खोज। और देखिए सबसे बड़ा बात है, हम लोगों ने जो है ना, सबसे बड़ा जो हमारा पिछड़ने का कारण है, हमारे पास सब कुछ है बट ना हम ना हल्ला नहीं करते। और हल्ला नहीं करते तो आपको कोई जानता भी नहीं कि वो आपका था। ये समझिए, आप अपने पास में कोहिनूर हीरा रखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने किसी को दिखाया नहीं। आज जब बात आई कि चोरी हो गई तो आप बोलेंगे मेरा कोहिनूर हीरा चोरी हो गया, कौन मानेगा? आपने तो किसी को दिखाया नहीं था, तो प्रूफ कहाँ है आपके पास? और वो लोग कैसे खड़े होकर दिखाते हैं, है ना, तो सब देखे कि उसके पास है तो उसका हो गया। तो वैसे ही हमारे भारत के साथ ना कई ऐसे उपलब्धियां हैं हमारे भारत की जो किताबों में लिखी गई हैं, और वो जो है वो लोग अपने पर में हल्दी को, नीम के पत्ती को वो अपने लिए ट्रेडमार्क कर रहे हैं, है ना। तो वो समझिए कि हमारे जितने भी खोज थे, जो आयुर्वेदिक खोज है या बहुत सारे ऐसे खोज है, वो सब वो ट्रेडमार्क करके बैठे हुए हैं। अब आज कॉपीराइट का इशू हो रहा है हमारे साथ, हमारी ही खोज है और हमने उनका अभी कॉपीराइट इशू लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका कारण यही था, ये टाइमलाइन था ऐसा, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिएगा इसके साथ और क्या किया गया। इसके साथ जो है एक चीज और यहाँ पर शामिल होती है, देखिएगा, धर्म का प्रचार प्रसार। कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का। क्रिश्चियंस को जो है ना, अब ईसाई मिशनरियों को जो है ना यहां तक ला दिया गया, बोला कि अब तुम लोग जाओ भारत में पूरा का पूरा पूरा स्प्रेड कर दो, ठीक है। यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी गई कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार से जो है अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे वो, ठीक है। तो पादरी जो है अब लाइन से गिनती गिनती जो है गांव गांव पहुंच रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छा एक बात आपने सुना होगा, हाँ, तो यहाँ पर ईसाई तो नहीं है, अब होगा तो आप इसको कॉमन लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, हम जब बात करते हैं ना इस प्रकार से कि क्या हुआ था, इस बात को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। शिक्षित है इसलिए एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर शिक्षित नहीं होते तो आप हो सकता था कि पत्थर उत्थर उठा के मार सकते थे, ठीक है। लेकिन शिक्षित है ना, तो शिक्षित है तो इसका मतलब ये है, समझ पाएंगे कि क्या बातें होती हैं इसमें और कैसा बात है ये, ठीक है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे सच्चाई हुई थी, क्या हुई थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, जैसे बहुत कॉमन सी बात थी, हमारे जो भगवान थे ना वो मूर्तियों के पत्थरों के बने होते हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, एक बड़ा सा टब लेके आते थे और टब में बोलते थे देखो ये गणेश जी हैं आपके, है ना, और देखिएगा अभी ये इनको डुबाएंगे, ये डूब जाएंगे। और ये हमारे क्रूज है ना, मतलब आप क्रूज को देखें, हाँ क्रॉस जो है, ठीक है। तो उस जगह पर वो लकड़ी से बने होते थे, वो थे देखिए ये अपने आप को बचा लेते हैं, ये तैरते हैं, है ना, और आपके देवता देखिए डूब जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे कुछ मतलब, और हम क्या थे, बेवकूफ, है ना। हम साइंस थ्योरी समझ नहीं पा रहे हैं कि लकड़ी तैरता ही है ना, हम उस नहीं, हम भगवान के जैसे देख रहे हैं उसको। तो ऐसी बातें जो है ना, इस टाइम पर लाइन पर जो भयंकर विकसित हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो लोग थोड़ा बुद्धिमान थे, हम नहीं शामिल होंगे, पैसा ले लो, है ना, जिसकी शादी नहीं हो रही है तो क्रिश्चियन महिला शादी करा दो, है ना, विभिन्न प्रकार से चीजें, मतलब उपलब्धियां एक से एक जो है। और इतनी तेजी से ये जो है ना विस्तृत हुआ था, आप उसका बारे में समझ सकते हैं कि इनके परसेंटेज जो है ना काफी तेजी से बढ़ा था, ठीक है। फिर प्लस कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनको मतलब पावर चाहिए था, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में याद रखिएगा, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा सेंट थॉमस या सेंट पीटर्स के नाम से एक व्यक्ति आया था, बहुत क्रूर था, है ना, बहुत क्रूर था। और उसके नाम पर नहीं, सेंट जेवियर, हाँ हाँ हाँ, ये शायद सेंट जेवियर है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो व्यक्ति जब आता है ना भारत में, उसको अनुमति मिल जाती है धर्म प्रचार प्रसार की, और खतरनाक तरीके से वो जो है ना पूरा का पूरा ईसाई मिशनरी को डेवलप कराता है यहाँ पर बहुत तेजी से, ठीक है। और उसकी स्थिति ये थी, मतलब क्रूर माना जाता था, अगर मान लीजिए आपने धर्म को नहीं माना तो फिर तो आप रहेंगे भी नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है। उसके नाम पर आज हमारे पूरे भारत में जो है ना इतने सारे स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, या देखिए उसी के नाम पे चल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा है कितने सारे स्कूल हैं और कितने सारे कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें। तो समझिए कि उस टाइमलाइन पर अगर हम उसको इस तरीके से सामने रख दें तो हो सकता था स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए मजबूती दिया उन्होंने, है ना, आप देखेंगे, क्योंकि आप देखिए किसी भी मिशनरी या किसी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर अगर स्कूल और शिक्षा की सबसे ज्यादा क्वालिटी या सबसे ज्यादा जो है डेवलप किया गया है तो वो ईसाई धर्म में हुआ है, ठीक है। तो यही कारण है कि एक्चुअल में जो है ना उनको अलग तरीके से भी देखा जाता है। तो वो दो चीजें आई है हमारे सामने इस टाइमलाइन पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन बातें याद रखिएगा, पहला एकाधिकार खत्म हुआ, दूसरा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए, और तीसरा धर्म प्रचार प्रसार करने का टाइम चालू कर दिया गया, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो देखिए वो ऐसा है कि शिक्षा जो है ना, जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि पहले ना, पहले जब शादी हुआ करती थी, है ना, तो एक आम के पेड़ के नीचे जो है ना एक क्या बोलते हैं, जनवासा या कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं, जो शादी में रुकवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जनवासा ही बोलते हैं ना, हाँ रुकवाते हैं। तो ये वहां पर जो है ना ऐसा हो जाया करता था कि शादी जो है कंप्लीट हो जाता था, आज से मतलब अगर हम लोग 20 20 साल, बहुत कम पीछे होगा, मान लेते हैं 50 साल 100 साल के पहले की बात है, शादी जब होती थी ना तो पेड़ के नीचे जो है ना पैरा बिछाते थे नीचे का, और ऊपर कुछ जैसे जैसे बांध दिए, साड़ी बांध दिए, कुछ बांध दिए, थोड़ा सजा वजा दिए पेड़ के नीचे, और वो उनका वो उस रात वाला जो टाइम है ना वो दिन कट गया, है ना, मतलब शादी वादी हो गई इसमें।
आज जो है ना मंडप तैयार होता है, आपने देखा होगा मंडप प्रॉपर तैयार होता है, और प्लस जो है आप कितने सारे बिजनेस आइडिया देखे होंगे इसके लिए, है ना? मतलब लड़की वाले लड़का वाले दोनों मिलकर जो है ना 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और एक पूरा का पूरा एक बुक कर रहे हैं, है ना? मतलब शादी के लिए पूरा एक घर बुक कर रहे हैं, ऐसा करके पूरा सिस्टम है ना? तो समझिए हम वहां से यहाँ तक आए हुए हैं, है ना? तो किसी ने एक व्यक्ति ने सोचा होगा कि शादी तो होता ही रहेगा हर साल, तो मुझे कम से कम एक जमीन खरीद कर जो है उसमें एक बड़ा सा घर बना देना चाहिए ताकि वहां शादी होता रहे और जिंदगी भर कमाता रहूं मैं, है ना? यही वो सोच था, याद रखिएगा, जो ईसाई मिशनरियों में आया था कि मुझे देखना है कि भारत में क्या नहीं मिल रहा है या क्या ऐसा चीज है जिसको मुझे सरलता से दे देना है, और वो है शिक्षा, जो आगे चलकर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और कितना भी विद्वान होगा या कितना भी मूर्ख होगा, वो इस बात को समझ पाएगा कि शिक्षा, अगर कोई शिक्षित है तो उसका जगह कहाँ होगा, है ना? और शुरू में आपको पता होगा कि कोई वकील बन जाता था ना तो भगवान होता था, है ना? वकील भगवान होते थे उस समय, है ना? इंजीनियर तो बात ही छोड़िए, वो भगवान के ऊपर बोलते थे उनको, है ना? डॉक्टर उनके ऊपर होते थे, ऐसा। ये मतलब नेक्स्ट लेवल वाली बात है, ठीक है? कोई 10वीं पास कर ले, जैसे आप अपने दादाजी के बारे में सुनिएगा, या दादाजी से, है ना, और बोल दे 12वीं पास है, 10वीं पास है, अरे बाप रे, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना? और माता कोई एमए पास है हिंदी से, है ना, या कुछ ऐसा है, तो फिर समझिए वो भगवान है, उस घर में देवी है वो, ठीक है? लेकिन एक्चुअल वैल्यू समझिए कि हम 10वीं या आप पिताजी से पूछिएगा, तो अगर वो बोलेंगे ना कि मैं 10वीं पास हूँ, फिर एक बहाना चिपकाएंगे, हमारे टाइम में ना पैसा नहीं होता था या कुछ ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो भले ही वो सही बात होगा, लेकिन आपके सामने अपनी बात को रखने के लिए उनको एक बहाना या कोई ना कोई बात रखनी पड़ेगी, या सच बात रखनी पड़ेगी आपके सामने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा का महत्व आज के टाइम पे कितनी है, तो उस हिसाब से वो बताना चाहेंगे कि शिक्षा का महत्व है, बट मेरे को नहीं मिल पाया, है ना? तो ये चीज इसलिए आया। तो यही समझिएगा, शिक्षा को समझ चुका था कौन? ये ईसाई धर्म। और इसलिए जो है ना, इसने पूरे भारत में जो है पूरी तरीके से जो है अपना अपना विस्तार कर लिया आराम से, ठीक है? और इस मामले में आपको दिखेगा केरल, है ना? और केरल को देखिए, अगर आप साक्षरता के दृष्टिकोण से केरल को देखेंगे तो फिर कहाँ है वो, है ना? याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है राज्य में बहुत ज्यादा शिक्षा जो है आगे बढ़ा था, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, है ना? याद रखिएगा, धर्म प्रचार के लिए जो है आज्ञा या अनुमति दे दी गई थी, ठीक है? अब इसके बाद देखिएगा 1833 का टाइम आता है। हालांकि देखिए, थोड़ा सा मैंने बताया था जैसे कि मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो इस बात को समझते चलिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, है ना? वरना डिटेल तो बहुत ज्यादा है, फिर इसमें बहुत सारी बातें आती है, ठीक है? अब देखिएगा इसका समय क्या था, इस बात को समझना होगा आपको। यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक? 1833 का राजलेख या चार्टर। 1833 में क्या हुआ कि अब ये बातें जो है ना, यहाँ पर ब्रिटेन में क्या चल रहा है पहले वो समझिएगा। ब्रिटेन में क्या हो रहा है यहाँ पर? ब्रिटेन में हो रहा है सुधारवादी निधि, सुधारवादी पॉलिसी जो है इस समय चालू हुआ है ब्रिटेन में। और ये सुधारवादी नीति क्या है? ये बराबरी का बात चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी चलता है ना, आरक्षण खत्म करो या आरक्षण लेके आओ या कुछ भी ऐसा, ये सुधारवादी के तहत आता है, ठीक है? तो ये ब्रिटेन में चल रहा है कि ब्रिटेन में सबको बराबरी का हक है या नहीं है, महिला पुरुष बराबर है कि नहीं। सोचिए 1833 में लड़ रहे थे और हम 1833 में यहाँ खाना खा रहे हैं कि मिल जाए खाना आज, ठीक है? तो ये सिचुएशन है, ब्रिटेन कितना आगे चल रहा था उस समय हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? वो लोग लड़ रहे हैं कि महिला पुरुष बराबर है कि नहीं है। आज हम बराबर नहीं कर पाए हैं अपने यहाँ, है ना? हमारे यहाँ आज भी बराबर नहीं है। अभी जब आपका लोकसभा का सीट बढ़ेगा ना, आपने नोटिस किया होगा, 850 जब लोकसभा का मतलब सीट हो जाएगा 850 के आसपास, महिलाओं को आरक्षण देकर वहां बराबरी दी जाएगी, है ना? तो और फिर आपके यहाँ जो है बाकी जैसे अगर आप 90 सीटों की बात करेंगे तो 30 महिलाएं हमारे यहाँ से लक्ष्मी राजवाड़े के आसपास कहीं खड़े हो जाएं, है ना? कोई किसी का मन किया तो हम भी खड़े हो जाते हैं। तो वैसा समझिएगा कि स्थिति ये है कि उसके बाद जो है 90 सीटों में, जैसे हमारे विधानसभा में जो 90 सीट है, उसके 90 सीटों में 30 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है? तो उस प्रकार से सिस्टम आने लगेगा, धीरे धीरे जो है महिलाओं को बराबरी देने का प्रयास किया जाएगा, वर्गों में बराबरी करने का प्रयास किया जाएगा, तो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। तो यही सुधारवादी चीजें होती है, याद रखिएगा। ये कहां पर चल रहा है? ब्रिटेन में चल रहा है ना? समझ में आया सुधारवादी क्या है? सुधारवादी नीति का मतलब होता है कि ये संसद में, वहां के पार्लियामेंट में जो है ना, ये बहस चल रहा है। और बहस क्या चल रहा है कि क्या सभी को बराबरी का हक है? हाँ है, ठीक है? तो फिर कोई व्यक्ति है जो उसने पूछा कि क्या आपके उपनिवेशक राज्य है वहां बराबरी का हक है? तो बोला देखते हैं, ठीक है? और उसको देखते के चक्कर में फिर से तुरंत तुरंत क्या ला दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, ठीक है? ताकि इसको बराबर किया जा सके, यहाँ के सिस्टम को बराबर किया जा सके, लोगों को बराबर महत्व की चीजों को तरीके से देखा जा सके। अब यहां पर किया क्या गया? तो सबसे पहले किया गया कि विधायी कार्य जो थे, इसको ऐसा समझिएगा, ये भारत के अंदर हो रहा है ना, भारत में प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। अभी प्रशासन और विधायी
विधायी का मतलब होता है कानून बनाने वाला भारत के लिए, और प्रशासन का मतलब उसको लागू करने वाला। ठीक है, तो प्रशासन कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। और विधायी का कार्य कौन है? तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था केंद्रीय विधायी शक्ति जो है ना, तो दो प्रकार की चीजें यहाँ पर तैयार होती है। एक ये आपको याद होगा, है ना, जीजी काउंसिल, ये प्रशासनिक का कार्य कर रहे हैं, याद रखिएगा। पहले यही कर रहे थे ना, मतलब ये दोनों काम यही हो रहा था, क्योंकि विधायी नाम का कोई चीज आया नहीं था यहाँ पर, है ना। इससे पहले विधायी शब्द का मतलब देखिए, विधायी का मतलब क्या होता है? जो कानून बना के दे, है ना, उसको विधायी बोलेंगे। और प्रशासन भी वही है, तो गवर्नर जनरल जो है ना, उसका काउंसिल जो है वो विधायी का काम भी कर रहा था और प्रशासन का काम भी कर रहा था। क्या वहां पर कुछ ऐसा, देखिए अगर मान लीजिए मैं आप ही के ऊपर दोनों चीज थोप दूं कि कानून भी आपको बनाना है और कानून को लागू भी आपको करना है, तो आप क्या कर पाएंगे? मतलब आप कर पाएंगे कि कैसे तैसे भी आदमी को मार ही देंगे आराम से आप, है ना। क्यों? क्योंकि कानून बनाना आपके हाथ में है। आपका कानून थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत नया कानून बना दिया आपने, या कुछ ऐसा हो रहा है और जबरदस्ती आपको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आप हाथ पर तोड़ के भी लागू कर सकते हैं उसका। ठीक है, स्थिति मतलब ये है कि अगर एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाए, यानी आपके यहाँ बोल दिया जाए कि भारत में जो है ना पुलिस सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद पुलिस की स्थिति जो है ना, जो तमिलनाडु में हुआ है, उसके बाद हर जगह होने लगेगा ऐसा, है ना, क्योंकि मनमर्जी करेंगे, क्योंकि कानून को बनाना और कानून का लगाना उसी के पास है रहेगा, तो वो जैसा मर्जी आए वैसा करेगा। तो जीजी को जो है ना, यानी कि गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए उसका काउंसिल इधर किया गया, और उसके बगल में एक बना दिया गया विधायी कार्यों के लिए विधायी काउंसिल। और आगे चलकर जो है ना, यही विधायी काउंसिल है जो क्या बनेगा? आपका पार्लियामेंट बनेगा, धीरे धीरे डेवलप होकर यही पार्लियामेंट की तरफ जाएगा आगे। ठीक है, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका। आगे जाकर इसको आप कार्यपालिका के तौर पर देखेंगे, जो सरकार आपकी बनेगी यही सरकार होगी आगे चलकर, जो नेहरू की सरकार, या नेहरू के बारे में आज आज जो मोदी की सरकार है वो एक्चुअल में यहाँ वाली सरकार है, यही है जो आगे अपने नियम को बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा दी है। ठीक है, और ये जो सरकार है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट की सरकार, या पार्लियामेंट है अभी। ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ और क्या किया गया? अच्छा, एक बात और हम जो छोड़ रहे थे, 1833 में है ना हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1833 में जो है सबसे पहले जो है अ, एक और बात, जो हम लोग यहाँ तक पहुंचे ना, उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बात और यहाँ पर आपको अलग से बता देता हूँ। भारत में एक सबसे बड़ा चीज जो देखा जा रहा था 33 के नियम के अनुसार, ठीक है, क्योंकि साम्यवादी या सुधारवादी नीति चली थी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है क्या था, आपका जो कंपनी था, वो कंपनी क्या था? कंपनी के देखिए टोटल जो चीजें है ना, कंपनी के साथ जुड़े रहिएगा, कंपनी को छोड़ के मत चलिएगा, क्योंकि बाकी काम उसके बाद हो रही है, जो भारत पे छुटपुट काम चल रहा है, लेकिन जो मेन काम है वो कंपनी के साथ है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे। कंपनी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो है एकाधिकार में था चाय और चीन के साथ, बोला कि तुम एक काम करो, उसको बंद कर दो। अब एकाधिकार जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अब पूरी मोनोपोली खत्म। ठीक है, मतलब अब कोई भी व्यापार कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1833 क्यों किया गया था ऐसा? वो सुधारवादी के कारण, है ना। मतलब उधर ये देखा गया कि क्या ब्रिटेन की सरकार जो है कुछ स्पेशल कमाने के लिए कुछ स्पेशल काम करी कंपनी के साथ, कुछ उसको अलग से कुछ मतलब एक तरीके से देखिए कि कुछ फैसिलिटी दे रही है, तो सब लोग देखने लगे, क्योंकि मीडिया पावर और संसद जो होता है ना, वो मतलब निचोड़ सकता है सरकार को। ठीक है, और ऐसे में जो है सरकार के ऊपर दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और उसने क्या बोला कि कंपनी को जो है अब हम सिंगल फेज पावर नहीं देंगे, और उसने जो है पावर को खत्म कर दिया और बोला कि तुम एक काम करो, व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दो, और यहीं पर जो है एकाधिकार जो है मोनोपोली खत्म हो गया। तो ये एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा, कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था। ठीक है, तो तीन प्रकार से क्वेश्चन होता है। पहला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का 20 साल का एग्रीमेंट कब बढ़ाया गया था, तो 1793 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 13 में क्या किया गया, तो 13 में जो है उसका एकाधिकार रखा गया, है ना, याद रखिएगा, एकाधिकार मतलब चाय और चीन वाला। ठीक है, फिर 33 में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये विधायी था, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस समय कौन आया था गवर्नर जनरल बनकर? इस समय भी आएगा, याद रखिएगा, ये 33 का एक्ट है ना, तो इस समय जो आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, ये इंडिया का ये नाम बदल रहा है, इसका पावर बदल रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पावरफुल बना दिया गया, बोला कि अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं होंगे, अब आप जो है ना पूरे, हाँ, भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो इस प्रकार से जो है भारत का, हाँ, पहला गवर्नर जनरल जो है, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, पहले बोलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल,
तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऐसे कुछ सिंगल सिंगल फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी घूमते फिरते जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जब पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाता है ये भी है कि इस आधार पर जो है ना अभी आपको 4-5 लोगों का नाम याद रखना है। ठीक है, कार्नावालिस को याद रखना है अच्छे से, है ना, 1793 में आया था, याद रखिएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिला था, है ना, तो याद रखिएगा, हाँ, कार्नावालिस को। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 बातें आपको याद रखनी है। चलिए, इसके बाद देखिएगा तो चाय और चीन का व्यापार जो है एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, है ना, और देश का शासन का जो है केंद्रीकरण किया गया था इस समय में, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको पूरे भारत में इसी का पावर चलेगा, इसी की बातें चलेंगी, और इसको जो है थोड़ा सा मतलब डीप फ्रेम करने के लिए, है ना, क्या किया गया, 2 सिस्टम बांट दिया गया, है ना, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि ये वो टाइमलाइन है जहां पर जो है अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कब से कब तक था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1823 से स्टार्ट होता है इसका, है ना, मतलब 1823 से जो है इसका टाइमलाइन स्टार्ट होता है, और उसके बाद कहां तक जाता है, 1847 तक, 1847 तक। चलिए, इसके बाद देखिएगा, यहीं पर जो है जब ये काउंसिल बनाया गया ना, ये काउंसिल बनाया गया, तो काउंसिल में जो है ना सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6। ठीक है, 6 सदस्य में एक सदस्य जो है ना, याद रखिएगा, 6 सदस्य में एक सदस्य जो होगा, ये विधि का सदस्य होना चाहिए, जो एलएलबी किया हो। हाँ, ठीक है, तो लॉयर का पावर बहुत ज्यादा था इस समय में, याद रखिएगा। ठीक है, तो विधि का सदस्य होना चाहिए, और ये पहला विधि का सदस्य कौन था, ये ध्यान रखिएगा, तो मैकाले विधि का पहला सदस्य था यहाँ पर। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा, जनरल कभी नहीं बनता ये। ठीक है, ये मेंबर रहेगा, और इसको ना वोट देने का अधिकार नहीं है, रखिएगा, है ना, इसमें जो है ये अलग से लाया गया है, और इसको अभी तक जो है ना अभी विधायी में है, ये बाद में जो है ये काउंसिल में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा, विधायी के अंदर 6 सदस्यों में से एक सदस्य विधि का होगा, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, जब मैं बुलाऊंगा तब आएगा ये। ठीक है, मतलब इसके पास पावर नहीं है, अपनी बात रख सकेगा कब, जब मैं बोलूंगा तब। ठीक है, तो मैकाले ने जो है ना इसने दिखाया कि मैं कितना पावरफुल हूं इस काम के तहत, और जब इसने काम दिखाया तो 1833 के एक्ट के तहत जो है ना इसने, याद रखिएगा, विधि आयोग की स्थापना की थी, है ना, तो विधि आयोग जो है आप याद रख सकते हैं 1834 में विधि आयोग की स्थापना, है ना, एक साल बाद याद रखिएगा विधि आयोग की स्थापना हुई थी इस समय, ये लॉ कमेटी। ठीक है हाँ, करेगा बाद में करेगा, अभी नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो इसका शुरुआत टाइम हो रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। ठीक है, मैकाले का शिक्षा अधिनियम आप पढ़ेंगे इसमें, है ना, तो जब पश्चिमी सभ्यता, देखिए लॉर्ड मैकाले का जो है ना, जितनी बुराई कर लीजिए उतना कम है ना, क्यों, क्योंकि उसने जो है ना क्या किया था, आज आपके हाथ में जो इंग्लिश वाले शब्द दिए उसने ना, जो इंग्लिश पूरे छपवा दिया आपके हर दिमाग में, और हर जगह पे इंग्लिश इंग्लिश कर दिया उसने, वो इसी ने किया है ना। इसने बोला, इसने अपने स्टेटमेंट दिया है कि अगर भारत को नीचे दिखाना है तो पहले, सबसे पहले ना इनके वैदिक सभ्यता को या वैदिक जो अध्याय है उनको खत्म कर दो, और थोप दो इनके ऊपर हमारी शिक्षा। ठीक है, आप देखो कि भारत के लोग जो है ना हमारे जैसे हो जाएंगे, और सच में हम ऐसे ही हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब यूरोप में कुछ होता है, हमारे यहाँ पहले आता है वो चीज, है ना, और हम उसको लागू करते हैं पहले अपने यहाँ कि हाँ ऐसा हुआ तो वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हमारे कपड़े से लेकर हर एक चीज जो है अब उनके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है ना, वो चीजें शिक्षा से होती है, क्योंकि जब आप किसी को ना आइडियोलॉजी पे ले लेते हैं तो उसी के हिसाब से बनना चालू करते हैं, है ना, और उसकी कारण जो है मैकाले ने जो है जो बातें कही थी वो एकदम सत्यार्थ हो गया। ठीक है, तो मैकाले का शिक्षा नीति आज भी आप पढ़ते हैं इसमें, कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति, है ना, महात्मा गांधी की शिक्षा नीति को उतना ज्यादा जोर नहीं दिया था जितना मैकाले के शिक्षा नीति को दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्योदय का नियम, महात्मा गांधी के नियम कुछ दिए हुए हैं, उसमें कई ऐसे नियम दिए गए हैं, याद रखिएगा, जो बताए जाते हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए कैसे जरूरी है ना, पबज्जा, उपनयन, ऐसे कई संस्कारों के बारे में बताया गया है। तो उन संस्कारों को छोड़कर मैकाले की नीति हम अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैकाले के बारे में याद रखिएगा 1800, ये एकदम आईएमपी है, और ये ना इस टॉपिक से अलग है ना, ये विधि आयोग की स्थापना जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, और इसको आप एकदम परमानेंट याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर जो है ना एक बात भी आई गई, क्यों, क्योंकि अभी सुधारवादी चल रहा है चुप, है ना, तो जब ये सब चलेगा तो बात आएगी ना कि दास क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ दास चल रहे थे, है ना, दासत्व तो समझ रहे हैं ना, मतलब नौकर, है ना, तो जिनको खरीद लो बेच दो, है ना, तो उस तरीके से दासत्व प्रणाली चली थी, तो इस एक्ट के तहत बोला गया कि दास वाले सिस्टम खत्म किया जाए, है ना, तो जब दास वाली सिस्टम खत्म करेंगे तो क्या इसी के तहत, तो याद रखिएगा उसका विरोध होने लग गया। जो अमीर लोग थे जिनके यहाँ दास हुआ करते थे वो लोग छोड़ेंगे थोड़ी, खुद से बर्तन कौन धोएगा अपना,
है ना, या खुद से जो है कैसे, मतलब कपड़े कैसे धोएंगे या पूरा दुनिया भर का काम कौन करेगा, तो वो लोग विरोध करने लग गए। तो ऐसे में जो है ये थोड़ा सा होल्ड हो गया, और होल्ड होने के बाद जो है ना 1843 में 1843 में दासत्व को खत्म किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। ये मतलब इसमें आया जरूर था, इस पॉइंट में आया था, बट हमारे भारत में जो है क्या हो गया, उसका विरोध होना चालू हो गया, और विरोध होने के कारण क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इस टाइमलाइन पर जो है ना 33 में ये घटना घटने लगी थी। तो याद रखिए, दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, है ना, कब, आपके 1843 में। ये दो फैक्ट ना एकदम परमानेंट याद रखना होगा आपको। ये इस टॉपिक से नहीं है, वो कहीं ना कहीं घुमा के इतिहास से या कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, है ना। 3-4 टॉपिक हमेशा याद रखिएगा। सती प्रथा का विरोध, है ना, दूसरा विधवा विवाह, है ना, इसको लागू करना, तीसरा दासत्व को समाप्त करना, और चौथा आपका विधि आयोग। ये 4-5 टॉपिक है जो कभी भी घूमते फिरते आपको मिलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। 2 बातें हम देख चुके हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दासत्व, और दूसरा आपका 1834 में विधि आयोग का। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, 1833 से 4 रखना है। क्लियर है, कल पढ़ेंगे हम लोग 53 वाला। ठीक है, तो 53, 58 और उसके बाद जो है 19 वाला जो है ना, थोड़ा सा घटना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका कल समझिए कि कल हम 1919 तक चले जाएंगे, है ना। एक दिन लगेगा 1935 को पढ़ने में, और इवन जो है आपका फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग संविधान का निर्माण। ठीक है।